डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी कंपटीशन एग्जाम सीरीज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि भूगोल लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें देखेंगे हम भौतिक भूगोल से संबंधित भू आकृति विज्ञान का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखे थे भू आकृति विज्ञान की जो उच्चावचें हैं उनसे संबंधित। अब देखेंगे पार्ट 2 में हम उनकी जो संकल्पनाएं हैं या सिद्धांत है उनसे संबंधित जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वन लाइनर या लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, ये देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल या भू आकृति विज्ञान से। तो आपके पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भू आकृतिक संकल्पनाएं कौन कौन से हैं या उनके नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं प्रमुख भू आकृतिक संकल्पनाएं, यानी कि स्थिर रूप संकल्पनाएं। भू आकृतिक संकल्पनाएं को स्थिर रूप संकल्पनाएं भी कहते हैं। भू आकृति का मतलब होता है स्थिर रूप, स्थल रूप, या इसी को कह देते हैं उच्चावच। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, भू आकृतिक, स्थिर रूप या उच्चावच। तो हम देखेंगे भू आकृतिक संकल्पनाएं या स्थिर रूप संकल्पनाएं या उच्चावच संकल्पनाएं कौन कौन से हैं। तो आपके आंसर है भू आकृतिक संकल्पनाएं निम्न है। पहला कौन सा है, एकरूपता की संकल्पना, यह आपका एकरूपता की संकल्पना। फिर सेकेंड है आपका शैल्की की संकल्पना, यानी कि एकरूपता की संकल्पना मतलब इसमें जो आपके प्रक्रम है, भू आकृतिक निर्माण करने वाले जो प्रक्रम है वो क्या थे, पहले भी वैसे ही कार्यरत थे जैसे कि अब कार्यरत है, बस उसके समय में परिवर्तन है। ये आपका एकरूपता की संकल्पना है। फिर आपका सेकेंड है शैल्की की संकल्पना, यानी कि जो चट्टान है उनकी संकल्पना दी गई है यहाँ पर। फिर आपका भौमिकी संरचना की संकल्पना, यानी कि जो स्थिर रूप की वो संरचना है, उसकी स्वरूप है, उसकी बनावट है, उसकी संकल्पना। भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना, यानी कि भू आकृति निर्माण करने वाले कारकों की संकल्पना। अवस्था की संकल्पना, ये तो आपको पता ही है, डेविस के जो अपर्दन चक्र है उसमें 3 अवस्था बताया गया है, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यानी कि ये 3 अवस्था के बारे में दिया है, वही है ये अवस्था की संकल्पना। फिर आपके भू आकृतिक मापन की संकल्पना और भू आकृतिक समीकरण की संकल्पना है। फिर आपका है स्थिर रूप प्रकारकी की संकल्पना, यानी कि स्थिर रूप के जितने भी प्रकार होते हैं ये। फिर आपका स्थलाकृतिक इतिहास, यानी कि समय की संकल्पना है। ये हो गया आपके भू आकृतिक या स्थिर रूप या उच्चावच संकल्पनाएं। ये मेन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर है उनमें ये पॉइंटों को भू आकृतिक संकल्पनाएं कौन कौन सी है ये, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछे जाते हैं। प्रमुख भू आकृतिक संकल्पनाएं या स्थिर रूप संकल्पनाएं या उच्चावच संकल्पनाएं कौन सी है, ऑप्शन में डाल देंगे इसमें से कोई एक, या और अदर ऑप्शन डालेंगे उसके साथ इसमें से कोई एक का आपको चुनना रहता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एकरूपता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया और कब किया, यानी कि आपकी जो एकरूपतावाद है उसकी संकल्पना का उत्पादन किसने और कब किया। तो एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया। किसने किया, जेम्स हटन ने। फिर आपका वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसने कहा या यह किसका कथन है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन जेम्स हटन ने ही कहा है। फिर है आपका जेम्स हटन ने वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किस आधार पर कहा, ये देखते हैं। तो जेम्स हटन ने वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन निम्न आधार पर कहा। वो कथन किस आधार पर किया, निम्न आधार पर। वो कौन सा आधार है देखते हैं। भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे, यानी कि जो भूगर्भिक कारक है, प्रक्रम है या कारक, यानी कि स्थलाकृतियों की निर्माण करने वाले जो कारक है, अपक्षय, अपर्दन, ये सभी क्या थे, भूगर्भिक इतिहास, यानी कि जो प्राचीन समय से अब तक के जो समय रहा
उसमें क्या समान रूप से वो कार्यरत है या सक्रिय है, बस उसके समय परिवर्तन है, समय के परिवर्तन बस को मान लीजिए। सभी समय में वो एक समान गतिशील रहे या कार्यरत रहे या सक्रिय रहे, लेकिन उसके समय बस में परिवर्तन रहा। वो प्राचीन समय में सब घट रहा था, अभी वर्तमान में भी घट रहा है, ये समय बस में परिवर्तन है। इसी के आधार पर उन्होंने कहा वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि वर्तमान में जो घट रहा है वो भूत में भी घटा है और जो भूतकाल में घटा है वो वर्तमान में भी घट रहा है, बस समय में परिवर्तन है, ये इसी का आधार है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम या कारक तथा नियम कार्यरत थे वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। यह संकल्पना किसका है? तो इसका आंसर है आपका W.D. थॉर्नबरी। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम या कारक कार्यरत है और नियम कार्यरत है वही क्या थे? प्रत्येक भूगर्भिक समय में कार्यरत थे और है भी, परंतु इसकी सक्रियता यानी कि समय में ही अंतर है। ये यहाँ पास भी कहा गया है, इसे शॉर्ट रूप में है, और यहाँ पास उसे पूरी की पूरी उनकी जो संकल्पनाएं हैं, कल्पना है, परिकल्पना जो भी है उसको यहाँ पास लिखा गया है, और ये किसका कथन है? W.D. थॉर्नबरी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एकरूपतावाद की संकल्पना से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं? तो एकरूपतावाद की संकल्पना से क्या तात्पर्य है, उसका आंसर भी यही आएगा, W.D. की थॉर्नबरी ने जो संकल्पना दी है वो। वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत है वही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था, यानी कि समय में अंतर, यही एकरूपतावाद है। अभी में जो वर्तमान समय में जो प्रक्रम से निर्मित हो रहे रूप वही क्या थे? पुराने जो समय थे उसमें भी उसी प्रक्रम द्वारा, उसी सक्रियता द्वारा निर्मित हो रहे रूप, यही आपका एकरूपतावाद है, और ये इसका तात्पर्य है, और इसे W.D. थॉर्नबरी ने कहा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भिक इतिहास यानी कि भूगर्भिक प्रक्रमों का इतिहास चक्रीय रूप में संपादित होता है, यह सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया? यानी कि जो आपके भूगर्भिक प्रक्रमों का इतिहास है वो चक्रीय रूप में संपादित होता है, यह किसने बताया? तो उसका आंसर है भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में प्रतिपादित होता है या संपादित होता है। यह कथन किसने कहा? जेम्स हटन ने, या जेम्स हटन ने सर्वप्रथम इसे बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम चक्रीय रूप में संपादित होता है। फिर अगला कथन, न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है न तो अंत का ही कोई आशा है, यह कथन या सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत आपका जेम्स हटन का है, और ये किससे संबंधित है? यह प्रक्रम का स्वरूप पुनः चक्रण से संबंधित है, यानी कि जो भू आकृतिक प्रक्रम है, इसका रूप निर्माण करने वाले प्रक्रम वो क्या होते हैं? वो निरंतर गतिशील है, और इसका रूप क्या हो रहे हैं? फिर समतल से पठार बनता है, पठार से पर्वत, पर्वत से फिर से समतल हो जाता है, ये उनका पुनः चक्रण होते रहता है अक्षय पर्दन आदि द्वारा। तो ये हो गया आपका, न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और न ही अंत का कोई आशा है, क्योंकि वह पुनः चक्रण होते रहता है, निरंतर कार्यरत है जो आपके प्रक्रम है वो। फिर आपके यह सिद्धांत हटन का है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैल्की की संकल्पना के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया गया है? शैल्की यानी कि चट्टान भी कहते हैं इसे, तो चट्टान की संकल्पना इसके अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया गया है? तो चट्टानों की निर्माण की चक्रीय प्रक्रिया का, चट्टानों के निर्माण की चक्रीय प्रक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया है? शैल्की की संकल्पना के अंतर्गत। फिर आपका चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीव अवशेष उसके पृष्ठ है, यह कथन किस संकल्पना में कहा गया? तो यह कथन शैल्की की संकल्पना यानी कि चट्टानों के निर्माण की चक्रीय प्रक्रिया में कहा गया है। ये आपका अगला क्वेश्चन, शैल्की संकल्पना के अनुसार कितने प्रकार के सेल चक्रीय प्रक्रिया पूरे कर चुके हैं? तो ये देखते हैं आपकी शैल्की संकल्पना के अनुसार कितने प्रकार के सेल चक्रीय प्रक्रिया पूरे कर चुके हैं या पूरे हो चुके हैं। तो
सेल की संकल्पना के अनुसार 4 प्रकार के सेल चक्रीय प्रक्रिया पूरे हो चुके हैं। पहला है आग्नेय सेल चक्रीय निर्माण। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी की तरल अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी जब पहले क्या थी, एकदम गर्म और तरल अवस्था में थी। उसके बाद उसके शीतल हो जाने से क्या हुआ, आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, यानी कि आग्नेय चट्टान का। इसके बाद जब आग्नेय चट्टान का विघटन तथा वियोजन हुआ तब क्या हुआ, अपरदन के द्वारा उसका क्या हुआ, जमाव हुआ, फिर रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। फिर रूपांतरित चट्टान के निर्माण के बाद वह अति रूपांतरित हुआ या सेल क्या हुआ, गर्म होकर फिर से पिघल गया। फिर पिघलने से उसके आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। यह क्या हो गया, आपका आग्नेय सेल की चक्रीय निर्माण हो गया। फिर आपका सेकेंड है परतदार या अवसादी सेल चक्रीय प्रक्रिया। यह आपका दूसरा प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जो आग्नेय सेल से परतदार सेल का निर्माण हुआ है यहाँ पास विघटन और वियोजन से, उससे क्या होता है, फिर रूपांतरित होकर फिर ये आग्नेय सेल बन गया। फिर आग्नेय सेल से फिर रूपांतरित होकर परतदार सेल या अवसादी सेल बन गया। तो ये क्या कहलाता है, परतदार या अवसादी सेल चक्रीय प्रक्रिया। यानी कि ये निरंतर फिर से ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर सामान्य हो जाता है, ऐसे चलता है ये चक्रीय क्रम में। फिर अब अगला पॉइंट है आपके परतदार सेल हो गया। फिर तीसरा वाला है रूपांतरित सेल चक्रीय निर्माण। उदाहरण के लिए है परतदार सेल क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, फिर से परतदार सेल का निर्माण होता है, फिर से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। ये निरंतर चलते रहता है। फिर आपके चौथा, चट्टानों के अवशेष से क्या पता लगाया जा सकता है। चट्टानों के अवशेष से जिससे चट्टान को निर्माण क्रिया तथा काल का पता लगाया जा सकता है। यानी कि चट्टानों के जो अवशेष मिलते हैं उनसे क्या पता लगाता है, चट्टानों की निर्माण क्रिया यानी कि निर्माण कैसे हुई और किस समय हुआ, इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे कि किसी स्थान पर कोयले की परतें पाए गए हैं, तो इस स्थान के प्रारंभ के बारे में क्या जानकारी मिलेगा कि उस स्थान पर विस्तृत घने जंगल रही होगी, जो क्या हुआ होगा, दब गई होगी, और उसके दबने से ही एक लंबे समय के पश्चात यानी कि कुछ कालांतर के पश्चात क्या हुआ, कोयले की परत में वह स्थिर हो गया। यानी कि वर्तमान रूप में क्या निकला, वो कोयले की परत बन गया है। यही आपको क्या हुआ, जीव अवशेष से पता चला। क्या पता चला, चट्टान की निर्माण कैसे हुआ और वह किस कालक्रम का है। तो ये क्या है, कोयले की परत पाए तो वो क्या है, पहले क्या रही होगी, उसकी प्रारंभिक स्थिति वो गली जंगल रही होगी, जिसमें क्या है वो दब गई होगी और इससे कोयले का परत का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में आपकी कोयले की परत के रूप में चट्टान है। ये अवशेष बताता है कि उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, किस क्रिया द्वारा हुआ और किस समय हुआ। फिर आपकी अगला क्वेश्चन है, भौमिकी संरचना की संकल्पना का प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है। भौमिकी संरचना मतलब स्थिर रूपी संरचना, मतलब स्थिर रूपों की संरचना किस प्रकार हुआ है, यह प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है। सामान्य रूप से यह प्रतिपादन किया गया है, स्थिर रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में भौमिकी संरचना एक महत्वपूर्ण कारक होती है। यह कथन के आधार पर किया गया है, यानी कि स्थिर रूप के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भौमिकी संरचना का महत्वपूर्ण कारक होती है। इस आधार पर ही इस भौमिकी संरचना की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना को किस आधार पर प्रतिपादित किया गया है। भू आकृतिक प्रक्रम स्थिर रूपों पर अपनी विशेषता छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थिर रूपों का विशिष्ट समुदाय निर्माण करता है। इसी आधार पर क्या किया गया है, भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि जो भी आपके भू आकृतिक या स्थिर रूपों के निर्माण करने वाले प्रक्रम हैं वो क्या करते हैं, किसी भी स्थलाकृति जो अपने आप से बनाते हैं यानी कि खुद से बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपना एक छाप छोड़ देते हैं, जिससे उस स्थलाकृति को देखते ही पता चल जाता है कि ये इस प्रक्रम द्वारा निर्मित है और उसका एक समुदाय तैयार कर देता है। वही क्या होता है, आपका भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना में किया गया है। और ये जो कथन अभी बोले हैं हम, भू आकृतिक प्रक्रम स्थिर रूपों का अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं तथा प्रत्येक भू आकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थिर रूपों का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है आपका W.D. थॉर्नबरी इसका है। फिर अगला क्वेश्चन है, भू आकृतिक प्रक्रम से क्या
भू आकृतिक प्रक्रम से क्या तात्पर्य है। तो ये हम पहले भी पार्ट 1 में बता चुके हैं। भू आकृतिक प्रक्रम को यानी कि भू स्थलाकृतियों को निर्माण करने वाले कारक ही क्या है, भू आकृतिक प्रक्रम कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, बहिर्जात और अंतर्जात, दो प्रकार के प्रक्रम हैं। तो ये पार्ट 1 में आपके है विस्तृत। फिर आपका सेकेंड, भू आकृतिक प्रक्रम के क्रियाविधि कितने चरणों में होकर पूर्ण होती है। तो भू आकृतिक प्रक्रम की क्रियाविधि निम्न चरणों से होकर पूर्ण होती है। वो कौन कौन सी है, अपर्दनात्मक कार्य, इसके अंतर्गत आपके अपक्षय, अपर्दन, सन्निघर्षण, ये सभी कार्य आ जाते हैं। फिर आपका परिवहन, यानी कि जो अपर्दनात्मक कार्य होता है टूटने फूटने का, उसे क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है। फिर आपका निक्षेपण, यानी कि जमाव, स्थानांतरण, फिर आपका जमाव, ये, और ये अपर्दनात्मक मतलब टूटना फूटना, ये 3 रूप में संपन्न होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्दन प्रक्रम के कार्य को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। जो आपके अपर्दन है, प्रक्रम है अपर्दन के, उसके कितने चरणों में पूर्ण होता है, या वह कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो वो देखते हैं। अपक्षरण, यानी कि घुलनशील, जो चट्टान घुलनशील है उसके पदार्थों का विघटन एवं वियोजन, यानी कि कमजोर चट्टानों का। फिर क्या होता है, अपघर्षण, यानी कि टूटना फूटना। फिर जल गति क्रिया, यानी कि जलों से उनका क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण। फिर सन्निघर्षण, यानी कि आपस में वो फिर से घर्षण होता है जल गति के द्वारा। फिर क्या होता है, उसका अपवाहन होता है। ये सभी आपके अपर्दन के अंतर्गत आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था की संकल्पना का प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है। यह परिकल्पना, आपकी जो अवस्था की संकल्पना का परिकल्पना है, वह किसके आधार पर किया है, जो विलियम मोरिस डेविस, यानी कि डेविस की जो बहुचर्चित संकल्पना है, कौन सा, स्थलाकृति संरचना की जो प्रक्रम तथा समय का प्रतिफलन है, ये क्या है, उसकी कथन है। स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफलन है के 3 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं आपके, अवस्था की, तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये 3 जो अवस्था है, इसी के आधार पर क्या किया गया है, अवस्था की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। और ये अवस्था का सिद्धांत किसका है, डेविस के त्रिकट का सिद्धांत है ये। फिर आपका अगला क्वेश्चन, अवस्था की संकल्पना में ईसा रूपों की कितने अवस्था को दर्शाया गया है। तो अवस्था की संकल्पना में ईसा रूपों के 3 अवस्था को, तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या जीर्ण अवस्था, यानी कि ये उत्थान का समय है, ये प्रौढ़ावस्था उसके उत्थान और पतन के बीच का समय है, और ये आप उसके पतन के समय है, यानी कि अंत का। फिर है आपका भू आकृतिक मापक की संकल्पना में कितने प्रकार के भू आकृतिक मापक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भू आकृतिक मापक की जो संकल्पनाएं दी है उसमें कितने प्रकार के मापक का प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के मापक का प्रयोग किए जाते हैं, एक समय मापक और एक स्थानिक मापक। समय मापक कैसे, यानी कि इस भू स्थलाकृति का निर्माण प्रारंभ कब हुआ और इसका अंत कब हो रहा है या कब होगा, इसका क्या करते हैं उसमें देखते हैं। या कोई भी है समाप्त हो चुका है भू स्थलाकृति, उसका समय देखते हैं ये कैसे समाप्त हुआ होगा, ये सभी। और स्थानिक समय, यानी कि उस समय भू आकृति जिसका भू आकृति का समय माप कर रहे थे, तो उसी क्षेत्र पर उसका स्थानिक समय भी क्या है या क्या रहा होगा, ये सभी। ये हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्थिर रूपों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती है, यह कथन किसने दिया। कौन सी कथन, स्थिर रूपों के विकास में सरलता कम और जटिलता अधिक, यानी कि परेशानियां अधिक होती है, यह कथन किसका है, ये डी है और थॉर्नबरी, WD थॉर्नबरी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन, स्थिर रूपों के विकास से संबंधित व्यवस्थित एवं सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो आपके जो स्थिर रूपों के विकास से संबंधित व्यवस्थित एवं सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मोरिस डेविस द्वारा 1889 में किया गया। स्थिर रूपों के विकास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं जो विलियम मोरिस डेविस द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
तो विलियम मोरिस डोइस द्वारा स्थलरूपों के विकास से संबंधित 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है आपका 1899 में सरिता जीवन का पूर्ण चक्र तथा आपका भौगोलिक चक्र, ये 2 दिए हैं। फिर आपका पेंक ने अपर्दन चक्र की शुरुआत कहाँ से की है? तो उसने कहाँ से की है? प्राइमरप, इसको बोलते हैं प्राइमरप। और इसका मतलब क्या है? समतल धरातल से स्टार्ट किया है, यानी कि प्राइमरी जो हम बोलते हैं इसमें बोल दिया है प्राइमरप, यानी कि प्राइमरप, और यह है समतल धरातल, इसी को प्राइमरप कहा जाता है। और यहीं से उन्होंने अपर्दन चक्र का शुरुआत किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतिक मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भू आकृतिक मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादन जेटी हैक ने किया। भू आकृतिक मॉडल जो सिद्धांत है उसको गतिक संतुलन इसके नाम से भी जाना जाता है। किसको? भू आकृतिक मॉडल सिद्धांत को गतिक संतुलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? जेटी हैक ने। तो इस वीडियो में यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी या डाउट होगी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक दिया है उसमें जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार से इससे संबंधित जो नोट्स है वो चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे। हमारे पास यदि होगा तो हम उसे आप तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।